हेलो दोस्तों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम सीखते हैं संस्कार, मूल्य और आत्मविकास की बातें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की नैतिक शिक्षा की नई पुस्तक का पाठ 9 मतभेद अथवा मनभेद। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस तरह दो बहनों में आपस में मतभेद होने के कारण एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं और अंततः वह अपने किए पर पछताते हैं। यहाँ पर कल्याणी और सिरिन के बीच का मतभेद उतना ही पुराना था जितनी उनकी उम्र। कहने को तो दोनों जुड़वा सगी बहनें थी, परंतु अगर सगे दुश्मन जैसा कोई शब्द दुनिया की किसी भी भाषा में होता तो उन पर खूब सही बैठता। ऐसा कोई छोटे से छोटा काम नहीं था जिसको करते समय उनमें मतभेद ना हो। सेब को ऊपर से नीचे या बीच से काटा जाए अथवा कमरे की दीवार का रंग नीला हो या पीला, हर बात पर मतभेद होना निश्चित था। पिताजी अक्सर हंसते हुए उन्हें उत्तर दक्षिण कहकर पुकारते, परंतु माँ उन दोनों के इस व्यवहार से हमेशा चिंतित रहती और पिताजी पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अक्सर कहती, सुनी जाती कि हंसी ठिठोरी मत करो, बल्कि इन्हें समझाओ। मैं बताई दे रही हूँ, बात बात पर बहनों के बीच मतभेद अच्छा नहीं है। हमारे भी तो सब भाई बहन हैं, हम में तो हर बात पर ऐसा मतभेद कभी नहीं हुआ। माँ को परेशान देखकर दादी अक्सर उन्हें समझाते हुए बोलती, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नः कुंडे कुंडे नवम पयः जातो जातो नवाचाराः नवावाणी मुखे मुखे, तथा उन्हें आश्वस्त करती कि जैसे जैसे इन दोनों की उम्र बढ़ेगी और समझदार होंगी तो मतभेद कम होते जाएंगे। तो वहीं दादाजी गर्व से कहते कि मतभेद तो बुद्धि तथा विचारों की आज़ादी के सूचक है। जिस घर में बोलने और सोचने की स्वतंत्रता होती है, वहीं मतभेद देखने सुनने को मिलते हैं। देखा जाए तो केवल माँ को छोड़कर दोनों बहनों के मतभेदों तथा विवादों को लेकर कोई चिंतित प्रतीत नहीं होता था। हमेशा की तरह उस दिन भी दोनों बहनों में मतभेद के कारण विवाद होने लगा। बात तो बहुत ही साधारण सी थी कि दोपहर के भोजन के लिए क्या पकाया जाए। दोनों को अपनी अपनी पसंद और स्वाद थे। जहाँ कल्याणी को राजमा पसंद था, वहीं सिरीन चावलों के साथ कढ़ी खाना चाहती थी। दोनों के बीच बहस शुरू हुई तो किस किस दिन किसकी पसंद का क्या क्या बना था और किसकी पसंद की चीज़ें ज़्यादा पकती है तक खींचती चली गई। अक्सर ऐसी स्थिति में माँ दोनों को खुश करने के लिए दोनों की ही पसंद की वस्तुएं पका देती थी, परंतु उस दिन उन्हें किसी जरूरी काम से जाना था, अतः वे थोड़ा जल्दी में थी। इसलिए माँ केवल कढ़ी चावल बनाकर चली गई। हालांकि माँ ने जाते समय कल्याणी को आश्वासन भी दिया कि वे कल राजमा अवश्य पकाएंगी। माँ के जाते ही जहाँ सिरीन विद्यालय से मिले गृह कार्य को करने में व्यस्त हो गई, तो वहीं कल्याणी टीवी पर अपना मनपसंद चलचित्र पिक्चर देखने लगी। थोड़ी देर बाद सिरीन को भूख लगी तो उसने दादी से उसे भोजन देने का आग्रह किया। दादी खाना गर्म करने रसोई घर में गई ही थी कि उनके किसी परिचित का फ़ोन आ गया और वे फ़ोन पर उनसे बात करने लगी। थोड़ी देर बाद दादी ने कल्याणी से गैस बंद करके आने को कहा। कल्याणी जैसे ही रसोई घर में पहुंची, कढ़ी देखकर उसे गुस्सा आ गया। तभी उसका ध्यान रसोई घर में रखी इमली की चटनी पर गया। सिरीन को खट्टे से एलर्जी थी और खट्टा खाते ही उसके गले में परेशानी हो उठती थी। कल्याणी ने आओ देखा न ताओ और सारी इमली की चटनी तथा रस कढ़ी में डाल दिया और फिर चुपचाप कमरे में आ बैठी। कहीं मन ही मन वह यह सोचकर बहुत प्रसन्न थी कि उसने सिरीन से बदला ले लिया। तो बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि कल्याणी और सिरीन दोनों की ही पसंद का खाना बनाने के लिए हमेशा मतभेद हुआ करता था। इसलिए एक दिन माँ जल्दी में कहीं जा रही थी तो माँ ने कढ़ी चावल बना लिया और साथ ही कल्याणी से दूसरे दिन राजमा बनाने को भी कह गई। सिरीन को खट्टे से एलर्जी थी, यह सब जानते बूझते भी कल्याणी ने सारी इमली खाने में डाल दी। थोड़ी देर बाद दादी की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। कल्याणी भागकर कमरे से बाहर आई तो देखा कि सिरीन बुरी तरह छींक रही थी। उसका सारा शरीर कांप रहा था तथा वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। दादी बहुत घबराई हुई थी तथा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। सिरीन के सामने कढ़ी चावल की थाली रखी थी, अतः कल्याणी को यह समझते देर न लगी कि उसका यह हाल कढ़ी चावल खाने से हुआ है। कुछ ही देर बाद दादाजी और पिताजी आ पहुँचे तथा सिरीन को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गए। दादी बहुत परेशान तथा चिंतित दिख रही थी। तभी दादी ने सिरीन की थाली से कढ़ी चावल लेकर चखे।
चखते ही वे बहुत हैरानी से कल्याणी से बोली, इतना खट्टा, यह कैसे संभव है? तुम्हारी माँ को तो अच्छे से पता है कि सिरीन को खट्टे से तकलीफ होती है। फिर कुछ नाराज होते हुए बोली, आने दो, तुम्हारी माँ से पूछती हूँ, भला उन्होंने ऐसा खाना कैसे और क्यों पकाया। दादी की बात सुनकर कल्याणी बहुत घबरा गई और कहीं मन ही मन मनाने लगी कि माँ जल्दी ना आए, परंतु ऐसा कैसे हो सकता था। माँ जल्द ही आ पहुंची। उनके घर में प्रवेश करते ही दादी ने उन्हें कढ़ी चावल चखने को कहा। माँ बहुत ही हैरान होते हुए कढ़ी चावल चख तुरंत ही बोली, इतना खट्टा, यह कैसे संभव है? मैंने तो इसमें खट्टा बिल्कुल भी नहीं डाला था। यह सुनते ही दादी गुस्से से बोली, खाना तो तुमने ही पकाया था, तुमने नहीं डाला तो किसने डाला? ध्यान से सोचो, कहीं गलती से डल गया होगा। तभी पिताजी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि सिरीन की हालत पहले से बेहतर है, परंतु ठीक होने में समय लगेगा। यह सुनते ही माँ रोने लगी। माँ की हालत देखकर दादी रसोई से माँ के लिए पानी लाने गई, तो वहाँ से चिल्लाते हुए उन्होंने माँ तथा कल्याणी को रसोई घर में आने को कहा। जैसे ही दोनों रसोई घर में पहुँचे तो पाया कि दादी के हाथ में इमली की चटनी की खाली कटोरी थी। उन्होंने उस कटोरी को दिखाते हुए कल्याणी से पूछा, कल्याणी, क्या तुमने चटनी खाई थी? कल्याणी चुप थी, समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। माँ शायद उसकी चुप्पी के मायने समझ गई तथा बहुत ही गुस्से से बोली, कल्याणी, सच सच बताओ, क्या तुमने चटनी कढ़ी में डाली थी? कल्याणी दुख, डर तथा गुस्से के कारण रो पड़ी। डर सबके सामने उसके भेद खुलने का, दुख था अपनी बेवकूफ़ी पर, और गुस्सा आ रहा था कि एक तो सिरीन की पसंद का खाना बना, उस पर भी सभी को सिरीन की ही चिंता थी। हालांकि सिरीन की हालत के कारण कहीं ना कहीं वह भी डरी हुई थी, परंतु पता नहीं कल्याणी को उस समय क्या हुआ और वह गुस्से से चिल्ला पड़ी, माँ, मैं और क्या करती, आपने भी तो उसी की पसंद का खाना पकाया, अब पता चलेगा उसे। यह सुनते ही माँ गुस्से से कल्याणी की तरफ उसे मारने के लिए लपकी। यह तो शुक्र था कि दादी ने उसे बचा लिया। तभी दादाजी और पिताजी सिरीन को लेकर घर आ पहुंचे और कुछ देर के लिए सभी कल्याणी के कृत्य को भूलकर सिरीन के साथ व्यस्त हो गए। कल्याणी डरी सहमी चुपचाप एक कोने में बैठी रही, क्योंकि यह तो पक्का था कि माँ पिताजी उसे इस बात के लिए आड़े हाथों अवश्य ही लेंगे। सिरीन के सोते ही सब खाने की मेज पर आ बैठे। दादी ने कल्याणी को भी खाना खाने के लिए पुकारा। उसे भूख बिल्कुल नहीं थी। भला डर में भूख लगती भी तो किसको, परंतु वह चुपचाप खाने की मेज पर जा बैठी। कल्याणी पूरी तरह माँ पिताजी का क्रोध झेलने के लिए तैयार थी। उसे पूरा विश्वास था कि आज बहुत डांट पड़ेगी और हो सकता है कि मार भी खानी पड़े, परंतु हैरानी की बात तो यह थी कि सब चुपचाप खाना खाने लगे। बीच बीच में दादा दादी डॉक्टर तथा दवाइयों की बात अवश्य करते रहे, परंतु इसके सिवा किसी ने कुछ नहीं बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, कोई उससे कुछ कहता क्यों नहीं। कल्याणी का मन कर रहा था कि वह सबसे कहे कि उसे गुस्सा करो, मन करे तो मारो पीटो, पर कुछ तो बोलो, परंतु किसी ने भी कुछ नहीं पूछा और ना ही कुछ कहा। खाना खत्म होते ही माँ और दादी रसोई घर में व्यस्त हो गई, तो वहीं पिताजी सिरीन के पास जा बैठे। दादाजी भी अपने किसी काम में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद वह उठी और दादाजी के पास जा बैठी। दादाजी से उसकी सबसे अच्छी बनती थी। कल्याणी को लगा कि दादाजी उसकी बात अवश्य समझेंगे, अतः उसने दादाजी से पूछा, दादाजी आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। दादाजी उसकी तरफ देखते हुए बोले, बोलो क्या कहना है? कल्याणी बहुत परेशान तथा विचलित थी, अतः उनके गले लगकर रोने लगी। दादाजी ने कल्याणी को अपने गले से लगाए रखा, शायद वे उसे कुछ देर रोने देना चाहते थे। थोड़ी देर बाद वे कल्याणी को अपने से अलग करते हुए बोले, बिटिया, मतभेद तो उचित है, परंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। कल्याणी ने हैरान होते हुए उनसे पूछा कि मतभेद और मनभेद में क्या फर्क है? दादाजी बहुत ही गंभीर स्वर में बोले, विचारों से असहमति मतभेद है, परंतु जब हम किसी को इसलिए पसंद ना करें क्योंकि उसके साथ हमारे विचार नहीं मिलते और इस कारण उस व्यक्ति को हानि पहुंचाने की कोशिश करें, तो यह मनभेद कहलाता है। जहां मतभेद अर्थात मतों अथवा विचारों के भिन्न होने से
वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वहीं ज्ञान भी बढ़ता है, परंतु दूसरी तरफ मनभेद हानिकारक है क्योंकि यह लोगों के बीच दुश्मनी करवाता है। मुझे लगता था कि तुम दोनों बहनों के बीच में लाख मतभेद हो पर मनभेद नहीं हो सकता, परंतु आज पता चला कि मनभेद भी है जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता और कि भला कोई अपने परिवारजनों के साथ मनभेद कर सकता है। यह कहकर दादाजी चुप हो गए और वहां से उठकर चले गए। दादाजी की बातें सुनकर कल्याणी बहुत शर्मिंदा थी। उसे अपनी गलती साफ साफ समझ आने लगी। उसे लगा उसने घोर पाप किया है और शायद इसके लिए उसे किसी की माफ़ी नहीं मिलेगी। वह अपने कमरे में जा बैठी। रात को पिताजी उसके कमरे में आए और उसे सबके साथ बाहर आकर खाना खाने के लिए कहा। जब कल्याणी बाहर आई तो देखा कि सिरिन भी खाने की मेज पर बैठी थी। वह सिरिन को देखते ही उसके गले जा लगी और जोर जोर से रोने लगी। फिर कुछ देर बाद चुप होते हुए सिरिन से बोली, सिरिन, आज जो कुछ हुआ वह मेरे कारण हुआ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर वह दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, दादाजी, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और वचन देती हूँ कि हमारे बीच मनभेद कभी नहीं होगा। और उस दिन के बाद से दोनों बहनों के बीच मनभेद तो दूर की बात है, मतभेद भी कम होते चले गए क्योंकि उन्होंने दूसरों के विचारों को शांतिपूर्वक ढंग से सुनना तथा सबके विचारों का आदर करना सीख लिया था। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ से देखा और सीखा कि कभी भी आपस में मनभेद नहीं करना चाहिए क्योंकि मनभेद से दुश्मनी उत्पन्न होती है। मतभेद ज्ञान को बढ़ाता है, इसलिए मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आइए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर अर्थात अभ्यास कार्य को हल करते हैं। प्रश्न 1, मतभेद तथा मनभेद में अंतर है। विचारों की असहमति मतभेद है जो होना स्वाभाविक है क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते, परंतु जब एक व्यक्ति दूसरे को इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि उसके साथ उसके विचार नहीं मिलते और इस कारण उसे हानि पहुंचाना चाहे तो यह मनभेद है। मतभेद के कारण वाद विवाद हो सकता है, परंतु इसका अपवाद भी है क्योंकि इससे ज्ञान बढ़ता है। मनभेद सिर्फ हानिकारक है क्योंकि यह लोगों के बीच ऐसी प्रतिस्पर्धा करवाता है जो कि किसी भी हद तक बढ़ सकती है। तो बच्चों, यहाँ पर यह खाली जगह मैंने भर दिया है, आप यहाँ से इसे अभ्यास पुस्तिका में भर सकते हैं। क्या आपने कभी अपने किसी मित्र अथवा सहपाठी के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मतभेद का सामना किया है? आपने उसे कैसे सुलझाया? तो इसका उत्तर यहाँ पर हल किया है कि कई बार समूह में काम करते समय मतभेद होना स्वाभाविक होता है। एक बार मैंने अपने एक मित्र के साथ विज्ञान प्रोजेक्ट पर काम किया। हम दोनों की सोच अलग थी। मेरा मित्र मॉडल तैयार करना चाहता था जबकि मैं प्रेजेंटेशन में रुचि रखता था। शुरुआत में हमारे बीच बहस हुई, परंतु हमने ठंडे दिमाग से बातचीत की और निर्णय लिया कि हम दोनों अपनी अपनी रुचि का काम करेंगे। इस तरह हमने काम को बांट लिया। हमने एक दूसरे की बातों का सम्मान किया और यही हमारी सफलता की कुंजी बनी। तो बच्चों, यहाँ से आप यह उत्तर भी कर सकते हैं। अब है प्रश्न 2। जैसा कि इस कहानी में कहा गया है कि मतभेद बुद्धि तथा विचारों की आज़ादी के सूचक हैं। जहाँ भी बोलने तथा सोचने की स्वतंत्रता होती है वहीं मतभेद देखने को मिलते हैं। अपने अध्यापक से इस कथन पर चर्चा करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। तो मेरा उत्तर है हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ। जहाँ सोचने और बोलने की आज़ादी होती है वहाँ मतभेद होना सामान्य है। यह हमारी बुद्धि और स्वतंत्र विचारों का संकेत है। बिना स्वतंत्रता के सभी एक जैसा सोचते हैं जिससे मतभेद नहीं होते। प्रश्न ख, क्या किसी भी चर्चा के दौरान असहमति का होना स्वाभाविक है? हाँ। ग, क्या हर किसी के मत का सम्मान किया जाना चाहिए भले ही आप उनसे सहमत नहीं हैं? इसका उत्तर नहीं होगा। अपने सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका से चर्चा करके समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार हमारे संविधान में भी यही कहा गया है। तो बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर भी मैंने हल कर दिया है। आप यहाँ से इसे पढ़कर अपना उत्तर हल कर सकते हैं। आइए अब प्रश्न 3 देखते हैं।
प्रश्न 3, पीढ़ी के बीच अंतर जनरेशन गैप के कारण अक्सर मतभेद देखने को मिलता है। किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपके तथा आपके माता पिता के बीच किसी बात अथवा कार्य को लेकर वाद विवाद हुआ हो तथा आपको लगा हो कि जनरेशन गैप के कारण वे आपके विचारों को समझ अथवा स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो इसका उत्तर है, एक बार कॉलेज ट्रिप पर जाने को लेकर मेरे और माता पिता के बीच बहस हो गई। उन्हें लगा कि घूमना फिरना पढ़ाई का हिस्सा नहीं है, जबकि मैं इसे अनुभव का जरिया मानती थी। मुझे लगा कि वे मेरी बात नहीं समझ पा रहे। यही पीढ़ियों का अंतर है। बाद में जब मैंने ट्रिप का उद्देश्य और सुरक्षा बताई तो वे मान गए। इससे मैंने सीखा कि बात करके हर मतभेद को सुलझाया जा सकता है। प्रश्न 4, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब एक छोटी सी असहमति बड़े झगड़े में बदल गई तथा मनभेद के चलते दोनों पक्ष एक दूसरे को हानि पहुंचाने में भी पीछे न रहे। तो मेरी घटना है यहाँ पर सरल और छोटी घटना। एक बार मेरी बहन से मोबाइल चलाने की बात पर थोड़ा झगड़ा हो गया। बात छोटी थी लेकिन धीरे धीरे बढ़ती गई। हम दोनों ने गुस्से में एक दूसरे की बुराई कर दी और कई दिन तक बात नहीं की। दोनों को दुख पहुंचा। बाद में समझ आया कि अगर शुरू में ही शांति से बात कर लेते तो इतना बड़ा झगड़ा नहीं होता। ये अब अगले प्रश्न हल करते हैं। विद्यालय के काउंसलर से मिलकर निम्नलिखित बिंदुओं पर सविस्तार चर्चा कीजिए। पहला बिंदु है, जब चर्चा के दौरान विभिन्न व्यक्तियों की राय अलग अलग हो तो उन्हें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए तथा कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो इसका उत्तर है, काउंसलर को चर्चा में सभी की राय ध्यान से सुननी चाहिए, तटस्थ और शांत रहकर सम्मानजनक माहौल बनाना चाहिए, उसे सबको बोलने का अवसर देना चाहिए और समाधान की ओर संवाद को दिशा देनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है, किसी भी बहस के दौरान स्वयं को शांत रखने के लिए आप कौन कौन सी युक्तियां अपना सकते हैं। तो इसका उत्तर है, बहस के समय शांत रहने के लिए धीरे धीरे सांस लें, सामने वाले की बात ध्यान से सुनें, जल्दी में जवाब ना दें और बात को मिलकर सुलझाने की सोच रखें। अब अगला प्रश्न है, किसी भी बहस को किस प्रकार शांतिपूर्वक ढंग से समाप्त किया जा सकता है। किसी भी बहस को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने के लिए सभी की बात ध्यान से सुनें, गुस्सा न करें, सम्मानजनक शब्दों का उपयोग करें और समाधान निकालने की कोशिश करें। जब आप किसी से असहमत होते हैं तो आप उनकी भावनाओं का सम्मान कैसे करते हैं। उदाहरण, भाषा, बात कैसे की जाए, शारीरिक हाव भाव आदि। इसका उत्तर है, जब हम किसी से असहमत हों तब उसकी भावनाओं का सम्मान हम इस प्रकार कर सकते हैं। भाषा, शांत, विनम्र और सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें, जैसे मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन मेरी राय थोड़ी अलग है। बात करने का तरीका, बिना गुस्से या तंज के धीरे और स्पष्ट बात करें। शारीरिक हाव भाव, आंखों में आंखें डालकर बात करें, हाथ ना नचाएं, सिर हिलाकर ध्यान देने का संकेत दें। इस तरह असहमति के बावजूद भी संबंध अच्छे बने रहते हैं। विभिन्न दृष्टिकोण को समझने के लिए कौन कौन से गुण स्वयं में विकसित करने चाहिए। तो इसका उत्तर है, विभिन्न दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें अपने भीतर ये गुण विकसित करने चाहिए। सुनने की क्षमता, धैर्य, सहनशीलता, समझदारी, खुले मन से सोचने की आदत, सहानुभूति, न्यायप्रियता। अगला प्रश्न है, मतभेद को मनभेद में बदलने से रोकने के लिए स्वयं में क्या क्या गुण विकसित करें। तो इसका उत्तर है, मतभेद को मनभेद में बदलने से रोकने के लिए हमें अपने भीतर ये गुण विकसित करने चाहिए। धैर्य, सहनशीलता, क्षमा करने की भावना, विनम्रता, सकारात्मक सोच, सम्मान देना और लेना, खुले मन से संवाद करना। अगला प्रश्न है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पयः जातौ जातौ नवाचारः नवावाणी मुखे मुखे। आइए अब इसका अर्थ जान। यहाँ पर संस्कृत के अध्यापक अध्यापिका से इस उक्ति का अर्थ समझना है और साथ ही यह भी बताना है कि यह उक्ति किस पुराण से ली गई है। तो बच्चों, यहाँ पर इस उक्ति का अर्थ मैंने लिख दिया है और साथ ही हमें इस बात पर भी जोर देना है कि मतभेद होना स्वाभाविक तथा जरूरी है, लेकिन मनभेद से दूर रहें। तो बच्चों, इसका अर्थ होगा कि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे हर सिर में अलग अलग बुद्धि होती है, हर कुएं का पानी अलग स्वाद का होता है, हर घर की अपनी अलग अलग रीति नीति होती है और हर व्यक्ति की बोलने की
शैली भी भिन्न भिन्न होती है। यह उक्ति हमें यह दर्शाती है कि मतभेद स्वाभाविक हैं। जैसे हर व्यक्ति अलग होता है, वैसे ही उसके विचार भी अलग हो सकते हैं। यह मतभेद जरूरी है, लेकिन हमें इसे मनभेद में नहीं बदलने देना चाहिए। दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए मिलजुल कर समाधान ढूंढना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर इसका अर्थ आपने पढ़ा। अब हम बताते हैं यह उक्ति किस पुराण से ली गई है। तो यह उक्ति शिव पुराण से ली गई है। आशा है आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। मैंने प्रयास किया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में और छोटे छोटे दिए जाए। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। मैं एक बार पुनः अपने वीडियो के विलंब के लिए क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरे घर में आकस्मिक दुर्घटना होने के कारण मैं आपको समय पर वीडियो उपलब्ध नहीं करवा सकी। इसके लिए कृपया मुझे क्षमा करें और आशा करती हूँ कि आगे को भी आपका प्रेम एवं विश्वास मुझ पर यूं ही बना रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाने के लिए अवश्य लाभदायक रहेगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।